Welcome to Magic of History, and this is Sumit Kumar Suryavanshi. This is basically 9th class chapter French Revolution. We already discussed part 1. Part 1 we discussed what was the scenario in the France, the 1774 क्या क्या हो रहा था, लुई 16 कैसे किंग बना, उसकी क्वीन कौन थी, ट्रेजरी एम्प्टी थी, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी. पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ जो है हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो मिडिल क्लास है वो कैसे न्यू फॉर्म के रूप में मर्ज हो रही थी, कैसे शॉर्टेज थी फूड की. तो ये सारे कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज देखेंगे हम, या बैकग्राउंड देखेंगे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई, एट द सेम टाइम रेवोल्यूशन की फीलिंग भी आई. लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो मोनार्क है उसने एक जनरल स्टेट्स की असेंबली बुलाई जिसमें 300 मेंबर फर्स्ट सेकंड स्टेट से, 600 मेंबर थर्ड स्टेट से आए. फर्स्ट स्टेट को भी 1 वोट, सेकंड को भी 1 वोट, थर्ड स्टेट को भी 1 वोट, 1 वोट था. लेकिन 600 जो पीपल थे वो इंटेलेक्चुअल थे, उनमें पीजेंट्स वगैरह को अलाउ नहीं किया गया. लेकिन एट द सेम टाइम उनकी डिमांड थी कि कहीं ना कहीं वो 1 वोट की वैल्यू रखें. तो वोटिंग में जनरल स्टेट में क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में देखें आप तो 300 पीपल एंड 300 पीपल 1 वोट. सेकंड स्टेट 300 पीपल, सॉरी या second state 300 people and total vote 2. So here we see the 600 people 1 vote, and the third state was demanding 1 vote for each member. तो थर्ड स्टेट की बेसिकली डिमांड क्या थी कि वो सभी के लिए एक जो वोट है उसकी डिमांड कर रहे थे कि सभी के लिए इक्वल वोट हो. अगर 600 मेंबर्स हैं तो 600 वोट होनी चाहिए. बट फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ये प्रॉब्लम थी क्योंकि 300 इनके पास भी 600 वोट होंगे और यहाँ 600 वोट हो जाएंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम थी. इसलिए किंग ने इस डिमांड को क्या है रिफ्यूज कर दिया. दैट वाज द फॉरवर्ड द फिलोसफी ऑफ द रूशे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. द रूशे था उसने ये फिलोसफी कहीं ना कहीं प्रेजेंट की थी कि पर पर्सन 1 वोट होना चाहिए. अगर 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं तो प्रत्येक को 1 वोट होना चाहिए. किंग ने इस डिमांड को नहीं माना तो बेसिकली जो थर्ड स्टेट था उसने असेंबली को छोड़ दिया. असेंबली को छोड़ने के बाद थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बेसिकली जो टेनिस कोर्ट है, ये टेनिस कोर्ट का सीन दिखा रखा है मैंने. टेनिस कोर्ट था वर्साइल हॉल के बाहर जहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी. बेसिकली जो असेंबली थी जनरल स्टेट की वो वर्साइल हॉल में बुलाई गई थी. वहाँ से लोग बाहर आ जाते और टेनिस कोर्ट में आकर वहाँ पर इन्होंने ओथ लिया कि दे विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन. स्पोक मीनिंग ऑफ द होल नेशन, उन्होंने कहा कि हम पूरे ऑल नेशन के लिए बात करें, सिर्फ अपने लिए. 20 जून को असेंबली से बाहर आए और टेनिस कोर्ट में चले गए और डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली, और अपने आप को एक नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट घोषित कर दिया. जैसे कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वैसे अपने आप को इन्होंने पार्लियामेंट घोषित कर दिया कि दैट वी आर पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस एंड वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन. सो उन्होंने अपने आप को होल नेशन के रूप में एक ओथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे. लेकिन इसमें 2 पर्सन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक तो मीराबे, एक एबेसी से. मीराबे जो है देखिए नोबल है, नोबल होने के बाद भी उनको पता था कि जो प्रिविलेज अकॉर्डिंग टू बर्थ है वो रॉन्ग है, ठीक है. और एबेसी से भी एक प्रिस्ट थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं फ्रांस के कॉमन पर्सन के लिए यानी कि थर्ड स्टेट को क्या होता है बेसिकली आइडिया उसको एक्सप्लेन किया. तो ये था बेसिकली नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म हुई कि जब किंग ने थर्ड स्टेट की डिमांड को नहीं माना कि 1 वोट मिलना चाहिए सभी को, तो वो सब बाहर आ गए 20 जून को. टेनिस कोर्ट में उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेयर कर दिया और ओथ लिया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, ठीक है. कंडीशन ऑफ पीपल इस टाइम पर क्या चल रही थी जिस टाइम पर ये हुआ, एक बैड विंटर थी पूरी की पूरी. जो लोग हैं बुरी तरह से विंटर को फेस कर रहे थे. विंटर की वजह से जो हार्वेस्ट है पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. जो प्राइस है ब्रेड के वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि जो बेकर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था चीज़ों को. इतने ज़्यादा लॉन्ग क्यूज़ बेकरी पे देखने को मिल रही थी कि क्राउड जो है वहाँ पर फीमेल्स को आप फाइट करते हुए देख सकते थे. डिस्ट्रॉय कर जो इस तरह से जो बेसिकली परेशान क्राउड थी उसने जो वर्साइल का पैलेस था उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया. बैंड्स एंड बैंड्स मतलब कि जो भी मतलब ग्रुप्स बना लिए थे और ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया, होए वगैरह को सीज कर दिया कि काम नहीं करेंगे. साथ में जितने भी नोबल्स वगैरह थे उनकी जो लैंड वगैरह थे उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. उनके जो ग्रेन होल्डर्स थे उनको अपने अंडर ले लिया और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे बैन लिख दिया मैंने, ये बर्न आएगा कि उन्होंने बंद कर दिया. उनके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको बंद करना स्टार्ट कर दिया. इस तरह से नोबिलिटी डर के क्या वहाँ से भागने लगी. तो ये बेसिकली जिस टाइम पीरियड पे असेंबली अपना काम कर रही थी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी. बैड हार्वेस्टिंग की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. हर जगह पे उन्होंने नोबल्स को भगाना स्टार्ट कर दिया था, ग्रेन्स वगैरह पे कंट्रोल कर लिया था, जिसका बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट हुआ. इफेक्ट क्या हुआ कि लुई
लुईस 16 को समझ में आ गया था कि ही कैन कंट्रोल द पब्लिक, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक को, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि नेशनल असेंबली जो है सभी के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को भी। 4 अगस्त 1789 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रांस में बेसिकली क्या चेंज आए वो देखिए। अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि फ्यूडल का मतलब होता है लैंड, तो जो लैंड देने का ट्रेडिशन था नोबल्स को या क्लर्जी को, वो बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया। जो प्रिविलेज थी क्लर्जी के पास वो खत्म कर दी गई, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था, क्लर्जी को प्रिविलेज देने का कोई बेनिफिट नहीं था। तो क्लर्जी के लिए जो प्रिविलेज थी भाई, लैंड भी दे रखी थी, वो टैक्स भी पे नहीं करते थे, इवन लोग उनको टैक्स पे करते थे गॉड के नाम पे, वो खत्म कर दी गई। तीथे यानी कि जो टैक्स क्लर्जी को दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। जो लैंड थी चर्च के पास वो क्या है लेकर कॉमन मास को दे दी गई थी। तो ये चेंजेस जो हैं आपको आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिली। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंज हुए थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वोटिंग का क्राइटेरिया आ गया था। ये पूरा डायग्राम आपकी बुक में भी है कि लोग वोट करके अपना इलेक्ट करते थे। वो इलेक्ट जो है इलेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नेशनल असेंबली में बैठेंगे। नेशनल असेंबली बेसिकली क्या है, किंग से कनेक्टेड है, लेकिन काम करने वाले यहाँ पर कौन है, सारे के सारे मिनिस्टर हैं। ये बिल्कुल इंडिया की तरह है कि इंडिया में क्या होता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं। जिसके पास ज़्यादा एमपी आते हैं वो पार्टी एक गवर्नमेंट बनाती है और उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर हमारे लिए काम करते हैं। तो ये सेम जो फंक्शन आज मॉडर्न टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा फेमस है, वो आया कहाँ से, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया था। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। कौन से इंस्टीट्यूशन में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव आपका क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, एग्जीक्यूटिव आपका गवर्नमेंट होती है और जुडिशरी आपका जैसे कोर्ट होती है। ये आपको पता ही है, पॉलिटिकल साइंस में यू विल गेट टू नो, और मैं भी पॉलिटिकल साइंस के जब चैप्टर बनाऊंगा सो आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रॉडर वे। पावर टू मेकिंग द लॉ टू नेशनल असेंबली कि अब कोई भी जो लॉ बनेगा वो नेशनल असेंबली के अंडर बनेगा। नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये अभी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी पर लेटरली उसको वोटिंग क्राइटेरिया भी डाला गया। वोट किस बिहाफ पे था, टैक्स के बिहाफ पे। टैक्स कितना, 3 डेज की वेजेस के इक्वल जो पर्सन टैक्स पे कर सकता था उसी को वोटिंग राइट था, और उसे क्या बोला जाता था, एक्टिव सिटीजन। और जिसके पास वोटिंग राइट नहीं था उसको क्या बोला जाता था, पैसिव सिटीजन। अब लोगों को राइट मिले, इसके अंदर कुछ न्यू राइट्स का इमर्जेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन सी, राइट टू लाइफ कि सभी को जीने का अधिकार है, नो वन कैन किल समवन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कि आप अपना जो भी ओपिनियन है गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और जो लॉ है उसके सामने क्या सभी लोग इक्वल है, किसी के साथ डिफरेंशिएट बिहेवियर नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। ये मैंने कुछ असाइनमेंट्स बनाए हैं, आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए कुछ आप देखेंगे तो कुछ पिक्चर्स बनी हुई है हमारी बुक में, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एंड बंडल ऑफ रोड्स का मीनिंग क्या होता है। आइस क्या, जैसे ब्रोकन चेन बेसिकली स्लेवरी से फ्री का मीनिंग है, बंडल ऑफ रोड यूनिटी का मीनिंग है, ट्रायंगुलर आई। ये असाइनमेंट बनाए ताकि आप खुद पढ़ें जा करके बेसिकली इनका क्या है। तो ये हैव अ लुक ऑन दैट एंड डू द असाइनमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।